टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने क्रोमेटिन पढ़े थे और साथ में उसके टाइप्स पढ़े थे। तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो क्या था, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की व्यवस्था को समझाने के लिए कोर्नबर्ग एवं थॉमस ने एक मॉडल दिया जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की व्यवस्था को समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। और ये मॉडल किसने दिया? कोर्नबर्ग एवं थॉमस ने। फिर देखो तो न्यूक्लियोसोम होता क्या है एक्चुअल में, कि गुणसूत्र में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे से बंध कर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो डीएनए एवं हिस्टोन की विशिष्ट संरचना को समझाने के लिए थॉमस एवं कोर्नबर्ग ने एक मॉडल दिया जिसे न्यूक्लियोसोम मॉडल कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं कि गुणसूत्र में डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के साथ मिलकर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र मालिका में या डॉटेड दिखाई देते हैं। मीन्स इन गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण इन न्यूक्लियोसोम की उपस्थिति के कारण गुणसूत्र मालिका में दिखाई देते हैं या बीडेड दिखाई देते हैं। फिर देखो न्यूक्लियोसोम को न्यूक्लियोसोम मॉडल नाम किसने दिया? यूडेट और उसके साथियों ने। तो कोर्नबर्ग एंड थॉमस ने तो एक विशिष्ट अरेंजमेंट बताया हिस्टोन का और डीएनए का, कि डीएनए और हिस्टोन मिलकर गुणसूत्र की एक विशिष्ट प्रकार की संरचना को बनाते हैं। तो उन्होंने एक ये मॉडल दिया। बाद में इस मॉडल को न्यूक्लियोसोम मॉडल नाम किसने दिया? यूडेट और उसके साथियों ने इसका अध्ययन किया और इसे 1975 में न्यूक्लियोसोम मॉडल नाम दिया। और इस चीज़ के लिए यूडेट और उसके साथियों को नोबेल प्राइज़ मिला। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल एक्चुअल में तो दिया किसने था? कोर्नबर्ग एंड थॉमस ने। उन्होंने हिस्टोन और डीएनए की विशिष्ट संरचना को न्यूक्लियोसोम मॉडल नाम, या मैं यूँ कहूँ कि उन्होंने एक संरचना को दिखाने के लिए सिर्फ एक मॉडल दिया था कि गुणसूत्र हिस्टोन और डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन उस संरचना युक्त मॉडल को न्यूक्लियोसोम नाम यूडेट एट अल ने दिया, जिन्हें 1975 में नोबेल प्राइज़ मिला। तो इस न्यूक्लियोसोम मॉडल की कुछ विशेषताएं होती है। क्या होती है कि इस न्यूक्लियोसोम का व्यास 110 एंगस्ट्रॉम होता है और इस न्यूक्लियोसोम की जो लंबाई होती है वो 60 एंगस्ट्रॉम होती है। यह एक गेंदनुमा संरचना होती है जो कई प्रकार की हिस्टोन से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसमें कई प्रकार की हिस्टोन मीन्स 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। तो वो 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स मैंने क्या क्या बताई थी? H2A,
H2B, H3, H4 एंड H1। तो ये 5 प्रकार के हिस्टोन मिलकर डीएनए के साथ, ये 5 प्रकार के हिस्टोन मिलकर एक गेंदनुमा संरचना की या गेंदनुमा संरचना का निर्माण करती है। तो ये 5 प्रकार की जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इनमें से H2A, H2B, H3 और H4 ये सभी प्रकार के सजीवों में समान रूप से पाई जाती है, लेकिन H1 प्रोटीन या H1 हिस्टोन प्रोटीन विशिष्ट प्रकार के ऊतकों में ही पाई जाती है। इस तरह डीएनए डुप्लेक्स मीन्स डीएनए के इसमें 2 हेलिकल होते हैं, तो डीएनए डुप्लेक्स व हिस्टोन प्रोटीन मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती है। तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण कौन कौन करेंगे? डीएनए डुप्लेक्स और हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर मीन्स इन चारों के 2-2 अणु मीन्स H2A, H2B, H3 एंड H4 और साथ में H1। तो ये जो इन चारों प्रोटीन के 2-2 अणु होते हैं वो मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर का या हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं। तो कंप्लीटली अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण कौन करेंगे? हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए डुप्लेक्स। तो ये दोनों मिलके न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेंगे, जो एक गेंदनुमा संरचना होती है और इसकी उपस्थिति के कारण गुणसूत्र मालाकार दिखाई देते हैं। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन में इन चारों प्रोटीन के 2-2 अणु मिलकर हिस्टोन अष्टक का निर्माण करते हैं और ये हिस्टोन अष्टक डीएनए के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अब इस जो न्यूक्लियोसोम होता है, इस न्यूक्लियोसोम के या मैं यूँ बोलूँ इस हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक के चारों ओर, तो ये हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन का अष्टक है, इस अष्टक के चारों ओर डीएनए कुछ इस तरह लिपटा हुआ होता है कि डीएनए एक तो पूरा चक्र लगाता है। मीन्स कंसिडर करो कि ये कोई बॉल है और उसके चारों ओर हम कोई स्ट्रिप या फीता लपेट रहे हैं। तो लपेटते वक्त आप देखना कि एक तो पूरा चक्र उस फीते का लगा दिया और दूसरा चक्र लगाते वक्त हमने उसका 3/4 3/4 चक्र ही लगाया। मीन्स दूसरा चक्र जो अपन उसके लिपेट रहे हैं तो एक तो कंप्लीटली उसके लिपेट दिया और जो दूसरा लिपेटते हैं वो पूरा ना लिपेट कर आधा ही या 3/4 लिपेटते हैं। तो इस तरह डीएनए इस हिस्टोन के चारों ओर एक सहित 3/4 या एक पूरा चक्र और दूसरा 3/4 चक्र बनाते हैं या कुंडलन बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बाहर डीएनए एक पूरा और दूसरा 3/4 कुंडलन बनाते हैं और इस तरह ये हिस्टोन की संरचना होती है। और ये कुछ इस तरह होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ हिस्टोन पाए जाते हैं और ये ऐसी संरचना होती है जिसमें तो ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर और ये हो गया डीएनए, ठीक है। और यहाँ होती है H1 या लिंकर प्रोटीन और इस तरह ये डीएनए की संरचना इसके चारों ओर लिपेटे हुए होती है। तो ये जो एक सहित 3/4 कुंडलन होता है डीएनए का, इस कुंडलन में
पूरे 146 क्षार युग्म उपस्थित होते हैं। तो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर जो डीएनए कुंडलन बनाता है, 1 सहित 3/4 कुंडलन बनाता है या लिपेटता है, तो इस पूरे कुंडलन में 146 बेस पेयर या क्षार युग्म प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ये जो न्यूक्लियोसोम है ये दोबारा से कुंडलित होते हैं, और जब ये संरचना भी कुंडलित होगी तो किसका निर्माण करेगी? एक विशेष प्रकार की गुथी हुई संरचना का निर्माण करती है। तो जनरली न्यूक्लियोसोम क्या हो गया कि न्यूक्लियोसोम डीएनए डुप्लेक्स और हिस्टोन अष्टक से निर्मित एक गेंदनुमा संरचना होती है। ये हो गया इसका प्रथम कुंडलन। लेकिन जब इसका द्वितीयक कुंडलन होता है तो ये जो न्यूक्लियोसोम है ये फिर से कुंडलित होते हैं और फिर से कुंडलित होकर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। इस विशिष्ट संरचना को कहते हैं सोलेनोइड। और प्रत्येक सोलेनोइड में 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। मीन्स फर्स्ट जो कुंडलन होगा, प्रथम कुंडलन होगा, उसमें किसका निर्माण हो रहा है? न्यूक्लियोसोम का। लेकिन जो द्वितीय स्तर का कुंडलन होता है तो ये न्यूक्लियोसोम आपस में और ज़्यादा कुंडलित होंगे, संघनित होंगे और एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं सोलेनोइड। और एक सोलेनोइड में 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। मीन्स ये गेंदनुमा संरचना है, उसमें 6 होगी। और देखो, फिंच एवं क्लग नामक साइंटिस्ट ने सोलेनोइड मॉडल दिया। मीन्स जब गुणसूत्र में द्वितीयक प्रकार का कुंडलन होता है या द्वितीयक स्तर का कुंडलन होता है तो अत्यधिक कुंडलित होकर सोलेनोइड नाम की संरचना का निर्माण करते हैं। और ये किसने बताया? फिंच एवं क्लग ने सोलेनोइड के फॉर्मेशन को बताया, या उन्होंने बताया कि ये आपस में द्वितीयक स्तर का कुंडलन करके सोलेनोइड का निर्माण करते हैं और एक सोलेनोइड में 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। और उसके अलावा आप देखना, जो न्यूक्लियोसोम है उसे न्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से पृथक कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोसोम को किसकी सहायता से पृथक करेंगे? न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसे पृथक कर सकते हैं। और इस तरह आपके न्यूक्लियोसोम मॉडल है। और न्यूक्लियोसोम को अगर हमें पृथक करना हो तो किस एंजाइम की हेल्प लेंगे? न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम इसे काट कर अलग कर सकते हैं। और इस तरह आपके ओवरऑल न्यूक्लियोसोम मॉडल या सोलेनोइड मॉडल होता है। नेक्स्ट मैं आपकी शुरू करूंगी जीन एक्सप्रेशन। जीन संकल्पना या जीन एक्सप्रेशन। तो सर्वप्रथम जीन शब्द 1903 में जोहानसन ने दिया। तो जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? जोहानसन ने। तो जोहानसन ने बताया कि जीन एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी जीव के गुणों का आनुवांशिकी संचालन करने का कार्य करती है। तो जीन कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? सबसे पहले जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द दिया जोहानसन ने
1903 में दिया। इन्होंने बताया कि किसी भी जीव के आनुवांशिकी गुणों को, या मैं यूँ कहूँ कि ये एक इकाई होती है जो जीव के गुणों का आनुवांशिकी संचालन करते हैं। तो जीन शब्द 1903 में जोहानसन ने दिया और इन्होंने बताया कि ये एक इकाई होती है जो किसी भी जीव के गुणों का आनुवांशिकी संचालन करने का कार्य करती है। इस जो जीन होती है, इस जीन को मेंडल ने फैक्टर्स कहा। जिसे आज हम जीन कहते हैं उसे सबसे पहले मेंडल ने फैक्टर्स कहा, और इसके बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए। तो जीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि ये आनुवांशिकी, या मैं यूँ कहूँ कि गुणों की आनुवांशिकी संचालन का कार्य करते हैं और इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं ये है कि ये जोड़े के रूप में पाई जाती है। तो जीन्स हमेशा पेयर्स के रूप में पाए जाएंगे, और ये प्रत्येक जीन युग्मक का निर्माण करते हैं या गैमिट फॉर्मेशन करते हैं। और जो जीन का जोड़ा होता है या पेयर होते हैं, उनमें से प्रत्येक गैमिट में जोड़े का एक सदस्य ही पाया जाता है। और उनमें एबिलिटी कौन सी होती है, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करने की क्षमता रखते हैं। तो जीन्स क्या करेंगे, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यूँ कहूँ कि ये गुणसूत्र में लिंकेज ग्रुप में पाए जाते हैं और विनिमय और रिकॉम्बिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो जीन कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।